अस्सलाम वालेकुम। आई एम सुल्तान अली, लेक्चरर इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। वन पेपर की तैयारी के लिए जहां आपने 10 सब्जेक्ट तैयार करने होते हैं, उनमें से एक सब्जेक्ट है पाकिस्तान अफेयर्स, जिसमें हम पाकिस्तान की प्रेजेंट कंडीशन, पाकिस्तान के जो रिसोर्सेज हैं, ये सारी चीजें डिस्कस करते हैं। पाकिस्तान की गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर जो एट प्रेजेंट है वो डिस्कस करते हैं। पाकिस्तान को प्रोविंस वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज, डिवीजन वाइज डिस्कस करते हैं। और इसके साथ साथ प्री पार्टीशन और पोस्ट पार्टीशन बहुत सारी चीजें हैं जो हम देखते हैं। इस वीडियो लेक्चर सीरीज का ये आपके लिए लेक्चर नंबर 4 है, जिसमें हम पाकिस्तान के बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करेंगे, लाइक करेंसी नोट्स, म्यूजियम, लाइब्रेरीज, सैटेलाइट्स, इस तरह की बहुत सारी चीजें डिस्कस होंगी। तो इस वीडियो लेक्चर को एंड तक देखिएगा ताकि आप इससे बहुत कुछ सीख सकें। इसके साथ आपको बताता चलूं कि एमके प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से वन पेपर की तैयारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। तो सबसे पहले है करेंसी नोट्स ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की करेंसी पाकिस्तानी रुपए है, जो कि इशू होता है और कंट्रोल होता है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से। यानी कि पाकिस्तान का कौन सा बैंक किसे कंट्रोल करता है? स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। जब पाकिस्तान मार्जे वजूद में आया तो अपनी करेंसी तो थी नहीं, तो इंडियन बैंक नोट्स पर उनको थोड़ा सा मॉडिफाई करके गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान लिखा गया और उस वक्त काम चला लिया गया। 1948 में नए सिक्के, नए नोट बने। ये नोट थे 5, 10 और 100 रुपए के। यानी कि जो छोटे करेंसी नोट थे वो वैसे चलने दिए गए जो पहले चल रहे थे, लेकिन नए नोट बनाए गए 5, 10 और 100 के। ये इमरजेंसी बैंक नोट्स भी ने कहा गया, 1 साल के अंदर अंदर ये बनाए गए। 1949 में, यानी कि पाकिस्तान बनने के 2 साल के बाद, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने फर्स्ट जनरेशन इशू की पूरी बैंक नोट्स की, जिनमें 1 रुपए वाला नोट भी था गवर्नमेंट की तरफ से और 2 रुपए वाला नोट भी था। और ये जो नोट थे, इन पर उर्दू भी लिखी होती थी, इंग्लिश भी लिखी होती थी और बंगाली भी लिखी होती थी, क्योंकि बंगाल पाकिस्तान का हिस्सा था ईस्ट पाकिस्तान के नाम से। 1957 में, 1957 में 100 रुपए वाला पहला बैंक नोट जारी किया गया, जिस पर कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना का पोर्ट्रेट बना हुआ था। ये पहला बैंक नोट जिस पर कायद आजम का पोर्ट्रेट बना, 1957 में ये इशू हुआ। फिर 1971 में ईस्ट पाकिस्तान अलग हुआ, तो नोट्स पर जो बंगाली लिखी हुई थी वो रिमूव कर दी गई। तो इस तरह अब नोट्स में कुछ बदलाव आया। 2005 में स्टेट बैंक ने पूरी नई सीरीज इशू की, तो अब पाकिस्तान में नए मॉडर्न नोट चल रहे हैं। अब इन नोट्स पर होता क्या है, इनके फीचर्स क्या है? अगर आप किसी भी नोट को देखें तो उसकी फ्रंट पर, यानी कि उसकी ऑब्वर्स साइड, किसी भी नोट की 2 साइडें होती हैं, ऑब्वर्स जिसे आप फ्रंट साइड कहते हैं, रिवर्स जिसे आप बैक साइड कहते हैं। तो ऑब्वर्स साइड पर कायद आजम का पोर्ट्रेट बना होता है। इस पर इंग्लिश और उर्दू में करेंसी लिखी होती है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का नाम इंग्लिश उर्दू में लिखा होता है। सीरियल नंबर होता है जो कि उस नोट की पहचान होता है। और सिक्योरिटी फीचर्स में वाटर मार्क, जिन्ना का पोर्ट्रेट, सिक्योरिटी थ्रेड आपको वो नजर आते होंगे, और ऑप्टिकली वेरिएबल इंक यूज की जाती है। ये सारे फ्रंट के फीचर्स हैं जो सारे नोट्स में सेम है कि कायद आजम की तस्वीर, सब पर कायद आजम की तस्वीर है। डिनोमिनेशन, यानी कि जो नोट कितने रुपए का है, ये उर्दू और इंग्लिश में लिखा होता है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का नाम उर्दू इंग्लिश में लिखा होता है। सीरियल नंबर्स लिखे होते हैं और सिक्योरिटी फीचर्स होते हैं, ये सारे उसके अंदर एडिड होते हैं। रिवर्स की बात करें तो हर नोट के पीछे कुछ अलग से बना हुआ है, कोई ना कोई सिग्निफिकेंट सिंबल है। मिसाल के तौर पे 10 रुपए वाले नोट के पीछे बाबे खैबर बना हुआ है, जिसे आप खैबर पास गेट भी कहते हैं। 20 रुपए वाले नोट के पीछे मोहनजो दड़ो के निशानात हैं, उस सिविलाइजेशन की पहचान है, उसकी स्टैंप है। 50 रुपए वाले नोट के पीछे केटू पहाड़ बना हुआ है, माउंट गॉडविन ऑस्टिन पहाड़ बना हुआ है। 100 रुपए वाले नोट के पीछे कायद आजम की जो जियारत में रेजिडेंसी है, जो जियारत में घर है, वो बना हुआ है। 500 रुपए वाले नोट के पीछे बादशाही मस्जिद लाहौर, 1000 रुपए वाले नोट के पीछे इस्लामिया कॉलेज पेशावर, और 5000 रुपए वाले नोट के पीछे फैसल मस्जिद इस्लामाबाद बनी हुई है। ये सारी की सारी चीजें आपको फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए कि किस नोट के पीछे क्या बना हुआ है। नेक्स्ट है 75 रुपए वाला नोट, जो एक यादगारी नोट है, कमेमोरेटिव नोट है, आपको मार्केट में नजर नहीं आता। ये 2022 में स्पेशल नोट इशू किया है, जिसके फ्रंट साइड पर एक से ज्यादा लीडर्स की तस्वीरें हैं, जबकि इसकी रिवर्स साइड पर मारखोर है और उसके साथ साथ देवदार ट्री है, पाकिस्तान की नेचुरल बायोडाइवर्सिटी का साइन है। तो ये पाकिस्तानी नोट है। फिर पाकिस्तान की कुछ मशहूर लाइब्रेरियां हमने यहाँ पे डिस्कस की हैं, जिनमें से पहली है नेशनल लाइब्रेरी ऑफ पाकिस्तान, इस्लामाबाद में है।
1951 में स्टैब्लिश हुई, लेकिन प्रेजेंट बिल्डिंग में ये 1988 में आई और 1993 में इसको ओपन कर दिया गया। ये पाकिस्तान की नेशनल डिपॉजिटरी लाइब्रेरी भी कही जाती है कि पाकिस्तान में कोई भी चीज जिस पर कॉपीराइट होगा वो पब्लिश होगा तो उसकी कॉपी यहाँ पर आएगी। तो ये एक रेफरेंस सेंटर भी है। यहाँ पर 2 लाख से ज्यादा किताबें हैं, 580 से ज्यादा हैंड रिटन पीरियोडिकल जो यहाँ पर मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं वो मौजूद हैं। फैसिलिटीज, हर तरह की फैसिलिटीज है। लोकेशन की बात करें तो इसकी एग्जैक्ट लोकेशन है कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू इन इस्लामाबाद, कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू इन इस्लामाबाद। दूसरी लाइब्रेरी है कायद आज़म लाइब्रेरी लाहौर। हम जस्ट ज्यादा मशहूर लाइब्रेरीज को डिस्कस कर रहे हैं। ये 1984 में स्टैब्लिश की गई। ये कहां पर है? ये लॉरेंस एंड मोंटगोमरी हॉल्स में है जो बागे जना के अंदर है, लॉरेंस गार्डन्स के अंदर है। ये लाहौर की बहुत अहम तरीन बिल्डिंग्स में से एक है। बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर बैठकर अपना मुस्तकबिल संवारा है और बड़े बड़े इम्तिहानात भी क्लियर किए हैं और अदब में भी नाम रोशन किया है। कलेक्शन बहुत सारी किताबें हैं, आर्किटेक्चर भी यहाँ पर बहुत ज्यादा है। लियाकत मेमोरियल लाइब्रेरी कराची। अब लाइब्रेरीज में से अमूमन क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सी लाइब्रेरी कहाँ पर है, कौन सी लाइब्रेरी कहाँ स्टैब्लिश हुई, कौन सी लाइब्रेरी कब स्टैब्लिश हुई, किस बिल्डिंग में मौजूद है। तो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं। तो ये लाइब्रेरी 1950 में स्टैब्लिश हुई, फिर इसे मर्ज कर दिया गया नेशनल लाइब्रेरी के साथ, फिर इसको अलग से अलग कर दिया गया। तो ये लियाकत मेमोरियल लाइब्रेरी है और बहुत मशहूर है, कराची में है। इलामा इकबाल लाइब्रेरी ये लाहौर, सियालकोट और उस लोकेशन पर मौजूद है, लाहौर में है, सॉरी सियालकोट में है मोस्टली ये इलामा इकबाल लाइब्रेरी। तो ये सियालकोट में 1894 में ये स्टैब्लिश की गई। फिर इलामा इकबाल लाइब्रेरी यूनिवर्सिटी पंजाब लाहौर में भी है, तो इस लिहाज से 2 लोकेशन इसकी लिखी गई हैं। पाकिस्तान के फेमस म्यूजियम, तो सबसे फेमस म्यूजियम तो लाहौर म्यूजियम है। ये 1865 से लेकर 1866 यानी कि इन सालों में ये स्टैब्लिश हुआ। द मॉल बिल्डिंग में ये मौजूद है 1894 से, और जहां पर ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा म्यूजियम है। यहाँ पर जो शुरू में क्यूरेटर्स थे उनमें से एक का नाम था लॉक वुड किपलिंग, जो मशहूर राइटर रुडयार्ड किपलिंग के फादर भी हैं। तो रुडयार्ड किपलिंग ने अपने नॉवल किम के अंदर इसका जिक्र भी किया हुआ है। कलेक्शन, यहाँ पर हर तरह की कलेक्शंस हैं, प्री हिस्टोरिक भी हैं, यहाँ की पुरानी सिविलाइजेशंस की भी है, प्री पार्टीशन, पोस्ट पार्टीशन, और यहाँ पर जो डायनेस्टीज रही हैं उन सबके यहाँ पर कलेक्शंस मौजूद हैं। गंदारा आर्ट के हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन के हैं, मुगल और सिख पेंटिंग्स हैं, आर्म्स हैं, डेकोरेटिव आर्ट्स हैं, इस्लामिक मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, कैलीग्राफीज हैं और इथनिक डिस्प्लेज भी हैं, मुतअल्लिक़ कौमों के इथनोलॉजिकल डिस्प्लेज हैं। दूसरा मशहूर म्यूजियम है नेशनल म्यूजियम ऑफ पाकिस्तान, ये कराची में है। 17 अप्रैल 1950 में फेरेज हॉल के अंदर इसकी बुनियाद रखी गई। बाद में इसको बंस गार्डन में 1970 में शिफ्ट कर दिया गया। सिग्निफिकेंस क्या है कि ये डेफिनेटली सिंध का सबसे बड़ा म्यूजियम है और यहाँ पर प्री हिस्टोरिक, इंडस गैलरी, गंदारा आर्ट, इस्लामिक आर्ट गैलरी, इथनोलॉजिकल गैलरी और कोइन एंड स्टैम्प गैलरीज मौजूद हैं। फिर टेक्सला, चूंकि पुरानी तहजीबों का मरकज था तो टेक्सला म्यूजियम वहां पर है। इसकी बुनियाद रखी सर जॉन मार्शल ने, जो डायरेक्टर थे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के। 1918 में उन्होंने इसकी बुनियाद रखी, 1928 में इसको ओपन किया। तो ये यूनेस्को के अंडर आता है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के तौर पर इसको कंसीडर किया जाता है, क्योंकि ये गंदारा सिविलाइजेशन और बुद्धिस्ट सिविलाइजेशन का ये नादर नमूना है। यहाँ पर ये बहुत सारी चीजें इसकी मौजूद है। तो गंदारा बुद्धिस्ट आर्ट यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा ये ईरानी जो डायनेस्टीज थी, मौर्यन डायनेस्टी थी, इंडो ग्रीक, सीथियन, पार्थियन और कुशन पीरियड से उनकी क्वीन, ज्वेलरी, पोट्रीज और ये एवरीडे ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे मौजूद हैं। लोक विरसा म्यूजियम इस्लामाबाद में है, इस्लामाबाद मॉन्यूमेंट के बिल्कुल साथ। ये 2002 से ऑटोनोमस है, 1974 में ये एस्टेब्लिश हुआ था। पाकिस्तान एयरफोर्स का म्यूजियम कराची में है। पाकिस्तान मेरीटाइम म्यूजियम ये भी कराची में है। तो पाकिस्तान एयरफोर्स म्यूजियम में पाकिस्तान एयरफोर्स के डिस्प्लेज हैं, जबकि पाकिस्तान मेरीटाइम म्यूजियम में पाकिस्तान नेवी के डिस्प्लेज हैं। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, फर्स्ट इन पाकिस्तान फॉरेन अफेयर्स। पाकिस्तान की जो खारजा मामला थे उनमें पहला पर्सन कौन था मुख्तलिफ मामलात में। तो ये मुख्तलिफ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। यानी कि पाकिस्तान के पहले फॉरेन मिनिस्टर सर मोहम्मद जफरुल्लाह खान, जिनका पूरा नाम चौधरी मोहम्मद जफरुल्लाह खान है, 1947 से लेकर 1954 तक 7 साल तक ये पाकिस्तान के
फॉरेन मिनिस्टर रहे। इन्होंने पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी की बुनियाद रखी। पहला मुल्क जिसने पाकिस्तान को पहचाना, रिकॉग्नाइज किया, तो ईरान वाज द फर्स्ट कंट्री। इसने अगस्त 1947 में पाकिस्तान को रिकॉग्नाइज किया। पाकिस्तान को शुरू में रिकॉग्नाइज करने वाले बहुत सारे ममालिक थे। सबसे पहले तो ईरान था, लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स भी शामिल था शुरू वालों में, और अगले ही दिन पाकिस्तान ने यूनाइटेड स्टेट्स के साथ फॉर्मल डिप्लोमेटिक रिलेशंस एस्टैब्लिश किए। तो इस लिहाज से ये पहला मुल्क बन जाता है जिनके साथ पाकिस्तान के फॉर्मल डिप्लोमेटिक रिलेशंस बने। पाकिस्तान का पहला एम्बेसडर मुख्तलिफ मुल्कों में कौन था? तो यूनाइटेड स्टेट्स में पाकिस्तान के पहले सफीर अबू अल हसन इस्फहानी थे। 1948 से लेकर 1952 तक 4 साल रहे। यूनाइटेड किंगडम में मोहम्मद इकरामुल्लाह रहे। चाइना में अहमद अली, ये मशहूर राइटर हैं। इंडिया में चौधरी मोहम्मद अली, जो बाद में पाकिस्तान के वजीर आजम भी बने। अफगानिस्तान में आई चंद्रेगर, ये 1948 से लेकर 1950 तक। सोवियत यूनियन में शुएब कुरैशी, ये मॉस्को में पहुंचे 1949 में, तो इन्होंने ये पाकिस्तान के पहले सफीर की हैसियत रखी। मिस्र में हाजी अब्दुल सत्तार सेठ, ये 3 साल तक पाकिस्तान के एम्बेसडर रहे, सफीर रहे। पहले पाकिस्तानी परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू यूनाइटेड नेशंस, यूनाइटेड नेशन में रिप्रेजेंटेटिव जो पाकिस्तान के पहले परमानेंट थे वो थे सैयद इतात हुसैन, 3 साल तक रहे। इनके बाद और आते रहे। फिर जो पाकिस्तान के पहले फॉरेन मिनिस्टर थे सर मोहम्मद जफरुल्लाह खान, अपनी रिटायरमेंट के बाद ये पाकिस्तान के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव बन गए यूएन में। 1961 से लेकर 1964 तक रहे, 3 साल तक। और इन्होंने प्रिजाइड भी किया यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली को, जिस 17वां सेशन था 1962 में। पाकिस्तान का पहला एडमिशन यूनाइटेड नेशंस में, पाकिस्तान ऑफिशियली ज्वाइन किया यूनाइटेड नेशंस को 30 सितंबर 1947 में। पहले पाकिस्तानी जिन्होंने यूनाइटेड नेशंस को प्रिजाइड किया तो सर मोहम्मद जफरुल्लाह खान, जिन्होंने 17वां सेशन था 1962 में। 1945 में शुरू हुई है ना यूनाइटेड नेशंस, तो 17वां सेशन 1962 में बनता है, तो उसको प्रिजाइड किया था सर मोहम्मद जफरुल्लाह खान ने। फिर पाकिस्तान रेलवे के बारे में इंफॉर्मेशन। पाकिस्तान रेलवे की बुनियाद ब्रिटिश राज में रखी गई। 13 मई 1861 में पहली रेलवे लाइन आम आवाम के लिए खोली गई। यह कराची से कोटड़ी तक 169 किलोमीटर लंबी लाइन थी। इसके बाद एक कंपनी स्टैब्लिश हुई जिसे नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट रेलवे कहते हैं। इन्होंने अपना नेटवर्क फैलाया। पाकिस्तान बना तो नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट रेलवे का नाम पाकिस्तान रेलवे या पाकिस्तान वेस्टर्न रेलवे बन गया। फिर इसमें स्ट्रक्चर की फर्दर डेवलपमेंट शुरू हुई। तो इस वक्त पाकिस्तान की जो रेलवे लाइन है उसकी लंबाई 7791 रूट किलोमीटर है, 7791 रूट किलोमीटर। या फिर आप टोटल ट्रैक लेंथ देखें जिसमें जो साइड ट्रैक है वो भी शामिल होंगे या मल्टीपल ट्रैक भी शामिल होंगे, तो ये 11,881 किलोमीटर बनते हैं। इनका जो गेज बनता है वो ब्रॉड पर गेज 1676 मिलीमीटर बनता है, यानी कि दो जो ट्रैक्स हैं उनके दरमियान डिस्टेंस। और जो जहां पे नैरो है वहां पर ये गेज बनता है 445 ये किलोमीटर एक्चुअली लिखा गया है। अच्छा, कहते हैं 445 जो है वो इसका कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है। इलेक्ट्रिफिकेशन, दुनिया में बुलेट ट्रेन चल रही है, इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुकी है ट्रेन की। तो हमारे यहाँ 285 किलोमीटर का एक लिमिटेड सा सेक्शन इलेक्ट्रीफाइड है जो खानेवाल और लाहौर के दरमियान है, और इसको भी रिहेबिलिटेशन की जरूरत है। स्टेशन 625 है जिनमें कराची, लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान, फैसलाबाद, हैदराबाद और क्वेटा के हैं। 14,500 ब्रिजेस इसके रास्ते में आते हैं, 100 साल से ज्यादा पुराने हैं, बरतानवी हुकूमत ने कायम किए थे। मशहूर लाइंस की बात करें तो ML1 पहली लाइन थी, कराची पेशावर लाइन है, ये बैकबोन है। पहली लाइन तो नहीं कहेंगे लेकिन सबसे मशहूर लाइन यही है। ये 1687 किलोमीटर लंबी है और ये कराची से लेकर पेशावर तक है। तो रास्ते में मुल्तान, लाहौर, रावलपिंडी सारे बड़े शहर आते हैं। अब सी पैक के अंदर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के अंदर इसको अपग्रेड किया जा रहा है। दूसरी मेन लाइंस में ML2 है, ये कोटड़ी और अटक के दरमियान है। ML3 रोडी और चमन, ML4 क्वेटा से लेकर तफ्तान तक है, यानी कि ईरान तक ये जा रही है। ML5 टेक्सला से लेकर खुंजराब तक है, तो ये हमें चाइना के साथ कनेक्ट करती है। मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज की बात करें तो पाकिस्तान लोकोमोटिव फैक्ट्री है रिसालपुर में, जहां पर ये बसें बनती हैं जो रेलवे में यूज होती हैं। फिर कैरिज फैक्ट्री है इस्लामाबाद में। मुगलपुरा रेलवे वर्कशॉप है लाहौर में, ये बहुत बड़ी वर्कशॉप्स में से एक है। सर्विसेज की बात करें तो पैसेंजर सर्विसेज भी देती है जो हमारी रेलवे लाइंस हैं। मशहूर ट्रेन में कराक्रम एक्सप्रेस,
शाह हुसैन एक्सप्रेस, शालीमार एक्सप्रेस और दूसरी है फ्रीट सर्विसेज हैं जो कार्गो या गुड्स की ट्रांसपोर्ट की सर्विसेज देती हैं। फिर इंटरनेशनल कनेक्शंस में इंडिया के साथ रेलवे का कनेक्शन था समझौता एक्सप्रेस के जरिए, ईरान के साथ क्वेटा तफ्तान लाइन, अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान का लिमिटेड सा कनेक्शन है और चाइना के साथ आपने डिस्कस किया कि गुजरात तक है। मॉडर्नाइजेशन की बात करें तो ML1 को अपग्रेड किया जा रहा है, इसकी रफ्तार बढ़ाई जा रही है 160 किलोमीटर पर आवर तक इसकी रफ्तार लेकर जा रहे हैं, ट्रैक्स को डबल कर रहे हैं। ये था रेलवे स्टेशन। अब पाकिस्तान के स्पेस सैटेलाइट्स हैं, मुश्किल नाम लगेंगे आपको लेकिन याद करने जरूरी है। तो पाकिस्तान की इब्तदाई सैटेलाइट्स हैं बदर 1 और बदर 2। बदर 1 लॉन्च किया गया 16 जुलाई 1990 में, बदर 2 लॉन्च किया गया 10 दिसंबर 2001 में। तो दोनों के दरमियान आपको 11 साल का डिस्टेंस नजर आता है। इनकी टाइप क्या है, ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हैं। तो ये जो बदर 1 है ये पाकिस्तान का पहला मुकामी तौर पर तैयार करदा सैटेलाइट था। इसको लॉन्च करने के लिए जो व्हीकल यूज किया गया वो चाइना का लॉन्ग मार्च 2 ही रॉकेट था। बदर 2 के लिए रशियन यूज किया गया रशिया जीनत 2 रॉकेट। तो इनका मकसद ये था कि पाकिस्तान की जो कम्युनिकेशन है इसको बेहतर किया जाए, रेडियो सिग्नल डिस्ट्रीब्यूशन पर जो डाटा है वो इकट्ठा किया जाए। फिर पाकिस्तान ने इनको डीकमीशन कर दिया दोनों को, पहले को डीकमीशन कर दिया गया था आगाज में, दूसरे को 2012 में। इसके बाद पाकिस्तान ने कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स बनाए जो थोड़े एडवांस थे। ये टेलीकम्युनिकेशन, ब्रॉडकास्टिंग, इंटरनेट सर्विसेज के लिए सैटेलाइट्स हैं। इनमें एक है पाक सेट 1, दूसरा है पाक सेट 1R। ये पहला सैटेलाइट हमने यूएस से लिया था, तो इसका नाम था पेलापा C1, लेकिन अब हमने इसका नाम तब्दील करके पाक सेट 1 रखा है। तो ये 1996 में लॉन्च हुआ, रीनेम किया गया 2002 में, यानी कि 1996 में हमने इसको ये एक्वायर कर लिया था। ये जियो स्टेशनरी कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हैं ये भी। तो जो पाक सेट 1R है वो पाक सेट 1 है, ये पाक सेट 1R है, ये भी जियो स्टेशनरी है, ये रिप्लेसमेंट है उसकी, तो इसलिए इसके साथ आर का वर्ड आपको लिखा हुआ नजर आएगा। वो अमेरिकन कोलैबोरेशन से था, ये चाइनीज कोलैबोरेशन से है। इसको लॉन्च करने के लिए चाइनीज लॉन्ग मार्च 3B रॉकेट का यूज किया गया, तो ये अभी तक एक्टिव है। फिर पाक सेट MM1 है, ये भी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है लेकिन ये मल्टी मिशन सैटेलाइट है। इसको चाइना के लॉन्ग मार्च 3B रॉकेट के जरिए ही लॉन्च किया गया है, पहले वाले की तरह ही, तो ये ज्यादा पावरफुल है, ये भी एक्टिव है। ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स हैं। इसके बाद है रिमोट सेंसिंग एंड अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स, जिन्हें हम PRSS या पाक टेस्ट सीरीज कहते हैं। इसे पाक सेट सीरीज कह रहे थे, इसे पाक टेस्ट सीरीज या लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स कहते हैं। तो इसमें से पहला सैटेलाइट 2018 में लॉन्च हुआ, ये पाकिस्तान के अदारे स्पार्को ने बनाया। इसको लॉन्च करने के लिए भी चाइना का लॉन्ग मार्च 2C रॉकेट यूज किया गया, और इसका मकसद यह है कि सैटेलाइट टेक्नोलॉजी को मजीद बेहतर किया जाए, ये इस वक्त एक्टिव है। फिर PRSSS1 है, पाकिस्तान रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट 1, ये 9 जुलाई 2018 को लॉन्च किया गया। तो ये अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है लियो। तो इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, ये पाकिस्तान का पहला डेडिकेटेड रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है। इसको यूज लॉन्च करने के लिए भी चाइना का लॉन्ग मार्च 2C रॉकेट ही यूज किया गया, ये भी इस वक्त एक्टिव है। फिर है पाक टेस्ट 1B, ये 2023 में लॉन्च किया गया, ये अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, ज्यादा एडवांस्ड है। अब यहाँ पर चाइना का लॉन्ग मार्च 4B रॉकेट यूज किया गया है। इसका मकसद है मॉनिटर करना नेचुरल डिजास्टर्स को, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट्स को और वाटर रिसोर्सेज को। इसके बाद है PAU सेट 1, ये एडवांस्ड क्यूब सेट सैटेलाइट है, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। ये पाकिस्तान की एयर यूनिवर्सिटी, इस्तांबुल टेक्निकल यूनिवर्सिटी ने मिलकर इसको डेवलप किया है और स्पेस एक्स की मदद से इसको लॉन्च किया गया है। तो स्पेस एक्स का फैल्कन 9 यूज किया गया एज ए ट्रांसपोर्टर, तो इसका मकसद भी अर्थ की सारी इमेजरी हासिल करना है। फिर PRSC EO1 है, ये 17 जनवरी 2025 को रिसेंटली लेटेस्ट सैटेलाइट लॉन्च किया गया है। ये इलेक्ट्रो ऑप्टिकल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लियो टाइप है, और ये भी हमारा मुकामी तैयार करता है, स्पार्को ने तैयार किया है। इसको चाइना का लॉन्ग मार्च 2D रॉकेट जो है वो यूज करके लॉन्च किया गया है। ल्यूनर मिशन की बात करें तो चांद की तरफ हमारा मिशन गया है iCube कमर, जो कि 3 मई 2024 को गया है। टाइप क्या है, मिनिएचराइज्ड ल्यूनर ऑर्बिटर। तो ये जो है पाकिस्तान का पहला मिशन है ल्यूनर एक्सप्लोरेशन की तरफ। ये इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी ने बनाया स्पार्को के साथ मिलके, और शंघाई जियाओ टोंग यूनिवर्सिटी के साथ मिलके। इसका मकसद है चांद के इमेज हासिल करना और वहां से डाटा इकट्ठा करना, और ये भी इस वक्त एक्टिव है। तो जहां पर ये हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है, उम्मीद है आपको बहुत सारी चीजें समझ में आई होंगी। अगर इसके अलावा आप कुछ पूछना चाहें तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।
मैं अगेन बताता चलूं कि वन पेपर की तैयारी के लिए हमारा न्यू सेशन शुरू हो चुका है। आप उसको ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।